सब लोगों को वीडियो दिख रहा है? यस सर। मुझे मैसेज किया करो, बोलना नहीं है। जब मैं बोलूंगा बोलने के लिए तभी यस बोलेंगे सर। आप लोग। ओके। तो हम लोग लास्ट क्लास में ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। ठीक है। बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशंस थी। v इज सॉरी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी डी टी, v इज इक्वल टू डी एक्स डी टी या फिर डी एस डी टी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाय डी एस। इन तीन इक्वेशंस का यूज करते हुए हम लोग नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को सॉल्व कर रहे थे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर है वो ये आपके सामने है। इसको एक बार ट्राई करेंगे हम लोग। क्या दिया दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज गिवन एज ए इक्वल्स टू वी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इक्वल है। फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वी नीड टू फाइंड द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब एक्स और टी के बीच में रिलेशन चाहिए। गिवन दैट at t is equal to 0, x is equal to 0 and v is equal to 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, क्या करेंगे? हमें गिवन है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v है। ठीक, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v गिवन है। इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हमें पहुंचना कहां पर है? अल्टीमेटली पोजीशन और टाइम तक पहुंचना है। तो एक्सेलरेशन और v में मुझे टाइम चाहिए, इसलिए मैं यहां पर एक्सेलरेशन को dv dt लिख दे रहा हूं। dv dt इज इक्वल टू v लिख दे रहा हूं। ठीक है, इससे क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि dv बाय v इज इक्वल टू dt। अब मैं इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट करते वक्त इधर वेलोसिटी इधर टाइम है, तो वहां पे लिमिट लगाऊंगा। t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 1 है। टाइम t पर मान लेते हैं वेलोसिटी v हो जाती है। तो क्या मिलेगा मुझे? दिस इंप्लाइज ln v 1 टू v इज इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज ln v minus ln 1 is equal to t. Now ln1 is 0. So this implies ln v is equal to t. This implies v is equal to e to power t। ठीक है, v कितना है? e to power t के बराबर। लेकिन मुझे रिलेशन किसके बीच में चाहिए था? पोजीशन और टाइम के बीच में चाहिए था। किसके बीच में रिलेशन चाहिए? पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो मैंने बोला v अगर d e to power t है, इसका मतलब क्या हो गया? dx dt is equal to e to power t है। This implies dx is equal to e to power t dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करते हो फिर से x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है। टाइम t पर x निकालना है। तो दिस इंप्लाइज इसका आ जाएगा क्या? एक सेकेंड। t इज इक्वल टू हाँ, तो दिस इंप्लाइज x माइनस 0 इज इक्वल टू e टू पावर t माइनस e टू पावर 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू e टू पावर t माइनस 1। सब कुछ सही था, फालतू कंफ्यूज हो रहा था मैं। x इज इक्वल टू ई टू पावर टी माइनस 1, ये आपका आंसर है। v इज इक्वल टू ई टू पावर टी आया और x इज इक्वल टू ई टू पावर टी माइनस 1 आया। कोई दिक्कत है इसमें किसी को?
फटाफट कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? ये वीडियो में से कराया हुआ क्वेश्चन, तो इतना दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ रहा हूँ। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू टी है, एंड वी नीड टू फाइंड देन द पार्टिकल इज मूविंग विथ रिटार्डेशन एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक्स। बेसिकली रिटार्डेशन एक्सेलरेशन या वेलोसिटी निकालनी इन टर्म्स ऑफ एक्स और टी। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चार में से एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू, अगर टी है तो यहां से मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? टी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि वो आसान पड़ रहा है। इसका मतलब आ गया कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन टू टाइम्स एक्स प्लस वन। या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वन अपॉन टू टाइम्स एक्स प्लस वन। मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन क्यूब नहीं है बल्कि वन अपॉन टू टाइम्स एक्स प्लस वन है। ये वाला ऑप्शन तो पहला वाला गलत हो गया। फिर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? डी वी बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो वी डी वी बाई डी एक्स से भी निकाल सकते हो क्योंकि वेलोसिटी और एक्स के बीच में रिलेशन है। आप वी डी वी बाई डी एक्स से भी निकाल सकते हो, तो वही कर लेते हैं। वी टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ वन बाय टू टाइम्स एक्स प्लस वन, दैट इज इक्वल टू वी कितना है? वन अपॉन टू टाइम्स एक्स प्लस वन इंटू, यहाँ से एक और वन बाय टू बाहर आ गया, इंटू डी डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे वन बाय फोर टाइम्स एक्स प्लस वन इंटू ये वाला डिफ्रेंशिएशन। अब देखो, ये वन बाय स्टफ है, वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। वन बाय स्टफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हो जाएगा माइनस वन बाय स्टफ स्क्वायर, माइनस वन अपॉन स्टफ का स्क्वायर इंटू स्टफ का डिफरेंशिएशन, एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन कितना है? वन। सो दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय फोर टाइम्स एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ये आपका आया एक्सेलरेशन। क्योंकि नेगेटिव है इसलिए कह सकता हूँ रिटार्डेशन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर टाइम्स एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ये एकदम करेक्ट है, इसलिए ये एकदम गलत हो गया। ठीक है, अभी ऑप्शन डी चेक करना बाकी है कि एक्सेलरेशन कहीं 40 प्लस सिक्स तो नहीं हो रहा। तो देखिए, वैसे तो नहीं हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, बट मतलब बेसिकली अगर आप किसी भी तरीके से यहाँ एक्स का इसको टी की टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ये 40 प्लस सिक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर सिर्फ एक ही करेक्ट है यहाँ पे, ये भी इनकरेक्ट आएगा। एक्स रिटार्डेशन कितना है? वन अपॉन फोर टाइम्स एक्स प्लस वन का होल क्यूब। इसको यहाँ कैसे पहुंचा सकते? नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बना बिटवीन एक्सेलरेशन एंड पोजीशन। तो अब देख रहे हो बेसिकली आपको करना क्या है, यूज करने हैं वही तीन इक्वेशंस सही तरीके से और आपका आंसर आ जाएगा।
तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है ग्राफ्स ऑफ मोशन। हम लोग अब अलग अलग टाइप के मोशन वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला है पार्टिकल एट रेस्ट। अगर पार्टिकल रेस्ट पर है तो पोजीशन और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। टाइम की किसी भी वैल्यू पे पोजीशन की वैल्यू सेम आएगी, इसलिए ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। ऐसे में डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा होगा? वो होगा इस तरीके से, क्योंकि पार्टिकल हमेशा रेस्ट पर ही है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसा ही आएगा, क्योंकि पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे, उसका कभी कोई वेलोसिटी नहीं हुई। ठीक है। अगर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऐसे में वीटी ग्राफ कांस्टेंट होगा, एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अब देखिए जरा इसमें, इसको ये है वेलोसिटी इज इक्वल टू पॉजिटिव का ग्राफ। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सटी ग्राफ ऐसा होगा, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सटी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें भी दो केसेस बनेंगे। इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है तो ये दोनों ग्राफ बन सकते हैं, इनिशियल पोजीशन नेगेटिव है तो ये दोनों ग्राफ बन सकते हैं, उन्हीं दोनों केसेस के करस्पॉन्डिंग। सॉरी, क्या हो रहा है देखिए, मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे। वेलोसिटी जो है वो पोजीशन टाइम का स्लोप होता है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। हो सकता है इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव, हो सकता है इनिशियल पोजीशन नेगेटिव हो। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा, ग्राफ ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव है तो हो सकता है इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव हो सकता है इनिशियल पोजीशन नेगेटिव हो, बट स्लोप हमेशा नेगेटिव रहेगा, ग्राफ नीचे ही आएगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ कैसा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का वो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हो सकता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है एक्सेलरेशन नेगेटिव हो। ठीक है, ऐसे में वेलोसिटी टाइम का ग्राफ कैसा होगा? उसके भी दो केसेस बनेंगे। हो सकता है वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है वेलोसिटी नेगेटिव हो। इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा, अदरवाइज ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो इन सबके करस्पॉन्डिंग चार चार ग्राफ बनेंगे। पहले मैं वन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बना रहा हूँ, जिसमें इनिशियल, पहले मैं इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बना रहा हूँ। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। पहले मैं ए के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूँ। ए के केस में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इनिशियल स्लोप पॉजिटिव रहेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जाएगा, ऐसा। ये हो गया ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू ए। बी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है बट एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने की वजह से ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये हो गया बी के करस्पॉन्डिंग। सी के करस्पॉन्डिंग, इसमें इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये हो गया सी के करस्पॉन्डिंग। और डी के करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। पोजीशन टाइम ग्राफ में यहाँ नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि उसके लिए नंबर ऑफ ग्राफ्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे।
सबको समझ में आया? फटाफट कॉपी कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सट्रैक्ट एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन फ्रॉम फॉलोइंग ग्राफ्स एज पॉसिबल। इस ग्राफ को देखते हुए जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो इस मोशन के बारे में वो सारे हमें लिखने हैं। सबसे पहले तो इस ग्राफ में अगर देखें, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो क्या कह रहा है कि इनिशियली स्लोप नेगेटिव है, मतलब यू क्या है, नेगेटिव है। ये ग्राफ कनकेव अपवर्ड्स है, मतलब आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसकी वेलोसिटी 0 है एट टाइम t इज इक्वल टू t1, ठीक है। एट t2 पार्टिकल अगेन रीचेज इट्स इनिशियल पोजीशन। टी टू टाइम पर पार्टिकल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहुंच जाता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। और क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ इससे? पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव थी, मतलब पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब आगे पॉजिटिव मान लिया, पीछे नेगेटिव मान लिया। तो पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में जाता 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 रहा। एक पर्टिकुलर टाइम t1 पर पार्टिकल टर्न अराउंड किया और उसके बाद आगे की तरफ निकल गया, ठीक है। वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे कब पहुंचा था पार्टिकल? एट टाइम t2। t1 पे एक्सट्रीम पहुंचा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, उसके बाद t2 पे वापस अपनी इनिशियल पोजीशन तक पहुंच चुका है। ये हमारा ग्राफ हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो बड़ी इजीली दे देता है। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर हम निकाल सकते हैं इससे तो बताइए। हो गया, इतना ही है, ठीक है। कॉपी कर लिया सबने? आगे बढ़ते हैं। तो अगला ग्राफ है हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, ये रहा। इससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आप लोग मुझे बताएंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ये मोशन क्या कह रहा है? ये मोशन कह रहा है कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। उसका बाद उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है क्योंकि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। पॉजिटिव कांस्टेंट भी रहता है और पॉजिटिव भी रहता है क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है। कब तक? t1 तक। t1 टाइम पे इसकी वेलोसिटी v0 हो जाती है। फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी v0 से चलता रहता है टाइम t2 पर। फिर t2 के बाद ये अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू करता है, रिटार्ड करना शुरू करता है, और t3 पे रेस्ट पे आ जाता है। इस t2 से लेकर t3 के बीच में इसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव है बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस ग्राफ से आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूँ, ये सब कॉपी तो कर चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट है ड्राइंग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फ्रॉम वीटी ग्राफ। मुझे वीटी ग्राफ दे रखा है
इस ग्राफ को देखते हुए मुझे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है। क्या होगा? सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल टाइम्स मेजर करने होंगे। टाइम t1, टाइम t2, इसको टाइम बोल देते हैं लेट्स से t3। तो एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ अगर इससे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मुझे क्रिटिकल टाइम्स यहाँ पे भी लिखने पड़ेंगे। t1, t2 और लेट्स से ये t3। तो क्या हो रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t1 तक वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, मतलब इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। इसका एक्सेलरेशन इस तरीके से पॉजिटिव रहता है। t1 से t2 तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे रहता है एट टाइम एक्सिस। इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसको, अच्छा ये नीचे चला गया क्या? ऐसा समझ लो, फिर से समझ लो। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट जीरो, नेगेटिव कांस्टेंट, इस तरीके से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, इस ग्राफ का स्लोप। ग्राफ ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ नीचे जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव है। ये तो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखते हैं कि इसी वीटी ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो कहानी की शुरुआत तो एक जैसी है। यहाँ टाइम मेजर करो t1, यहाँ पे टाइम मेजर किया t2। ठीक है, ये दो टाइम्स मेजर किए। फिर हमने क्या किया, इस टाइम एक्सिस पे ये दोनों पॉइंट्स मार्क कर ले। लेट्स से ये वाला टाइम t3 है, ये t1, ये t2 और ये t3 हमने मार्क कर लिया। अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी जीरो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ इनिशियल स्लोप जीरो है। फिर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यहाँ टाइम t1 पे मैक्सिमम हो जाती है। धीरे धीरे स्लोप बढ़ता जाएगा, टाइम t1 पे जाके स्लोप मैक्सिमम हो चुका है। इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए इसका जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। और t2 टाइम पे जब ये ग्राफ यहाँ पहुंच जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी डिक्रीज करते करते जीरो आ गई, मतलब स्लोप भी डिक्रीज करते करते जीरो आ जाएगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फ्रॉम दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग जल्दी जल्दी। कर लिया हमने? आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर।
ये एग्जाम्पल है, एक बार आप सब लोग इसे ट्राई करेंगे। जिन लोगों ने वीडियो देखा है वो भी ट्राई करेंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो भी ट्राई करेंगे। सॉल्व हुआ? सॉल्व हुआ कि नहीं? सर पेपर को थोड़ा नीचे करिए। पेपर पेपर सही जगह पर है। हुआ? देखिए क्या होगा, क्या दिया है क्वेश्चन में? ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, लेट्स ट्राई। क्या होगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन है, थोड़ी देर के लिए
रिटार्डेशन है। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें कंडीशन ऑफ मोशन बीच रास्ते में चेंज हो रही हो, हमें अक्सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने से फ़ायदा मिलता है। तो मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने की सोची। मैंने क्या देखा? पार्टिकल विच इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड देन स्टार्ट्स रिटार्डिंग विथ रिटार्डेशन a2, मतलब थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 से जाता है, थोड़ी देर बाद कांस्टेंट रिटार्डेशन a2 से जाता है, एंड टू कम बैक रेस्ट एट टाइम t फ्रॉम स्टार्टिंग, टाइम t में जाके रेस्ट पर आ जाता है। ठीक है, हमें टाइम पता है, हमें a1 पता है, हमें a2 पता है, तीन चीजें हमें मालूम है। वी नीड टू फाइंड कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट करता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाने के बाद क्या करूंगा, मैं टाइम इंटरवल्स अज्यूम करूंगा। मैंने टाइम इंटरवल अज्यूम किया, इसको लेट से t1, इस टाइम इंटरवल को अज्यूम किया है t2। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगा कि फॉर इंटरवल t1, t1 इंटरवल के लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a1, टाइम इज इक्वल टू t1, लेट्स से फाइनल वेलोसिटी v नॉट हो जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, v नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस a1 t1। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरी चीज में लिखूंगा इस रिटार्डेशन के लिए, क्या लिखूंगा, फॉर इंटरवल t2, फॉर इंटरवल t2 क्या होगा, इंटरवल t2 के लिए, t2 इंटरवल के लिए हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस a2, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल टू t2। यहाँ पे फिर से इक्वेशन लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at का क्या हो जाएगा, 0 is equal to v naught minus a2 t2, this implies v naught is equal to a2 t2, this is equation 2। ठीक है, अब हमें चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाफ इस ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इज t इंटू हाइट इज v नॉट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, हमें v नॉट नहीं पता, तो हमें v नॉट निकालना है। ठीक है, हमें v नॉट निकालना है, तो v नॉट निकालना है, तो क्या नहीं निकालना मुझे, ना तो मुझे t1 चाहिए ना मुझे t2 चाहिए, मुझे t1 और t2 को किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए आप, अगर आप कुछ इक्वेशंस को एलिमिनेट करना चाहते हो, अगर आप कुछ इक्वेशंस को एलिमिनेट करना, सॉरी कुछ वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हमें दो चीजें एलिमिनेट करनी है, t1 और t2, तो एलिमिनेट करने के लिए, दो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करने के लिए कम से कम तीन इक्वेशंस लगती हैं। ये मैथ्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए, तो तीसरी इक्वेशन क्या होगी, बहुत सिंपल सी है, हमारे सामने है, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t। तो जैसे ही हमने लिखा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से t1 निकालेंगे v नॉट बाय a1, यहाँ से t2 निकालेंगे v नॉट बाय a2 इज इक्वल टू t। दिस implies v नॉट इज इक्वल टू a1 a2 t अपॉन a1 प्लस a2, ये हो गया v नॉट। हमें v नॉट पता है, हमें t1 प्लस t2 t पता है, यहाँ पर जैसे ही आप v नॉट की वैल्यू डालोगे आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं कभी नहीं कहूँगा याद कर लेना है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको 3-4 बार सॉल्व कर लेना है, एक ही दिन में नहीं। एक बार आज सॉल्व कर लिया खुद से, फिर 2-3 दिन बाद फिर से सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में ना थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, कि कैसे हम इक्वेशंस हैंडल करते हैं से लेके कैसे ग्राफ बनाते हैं से लेके बहुत कुछ। किया हुआ होगा, फिर भी दोबारा करने से फ़ायदा होगा, 3 बार 4 बार करने से इस क्वेश्चन को फ़ायदा होगा। ठीक है बेटा?
कॉपी कर लो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी सब लोग कॉपी कर लीजिए। हो गया सर। हो गया सर। ओके बेटा, तो आपका मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, मोशन इन वन डी का जो पार्ट था ना आपका, वो फिनिश हो गया। उसमें सिर्फ एक चीज बची है, रिलेटिव मोशन, जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, मैंने बताया था। उससे पहले हमें दो चीजें पढ़नी है, वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वेक्टर्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद क्या बताया मैंने, रिलेटिव मोशन। ये तीन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तब जाके आपका पूरा काइनेमेटिक्स खत्म होगा। ठीक है बेटा, तो इसको कॉपी कर लिया है आप लोगों ने, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हमारे अगला चैप्टर में शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स, बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स। चैप्टर तो वही मैथमेटिकल टूल्स ही है, पर उसका पांचवा पार्ट है ये वेक्टर्स। क्या कहते हैं वेक्टर्स, क्या होता है? थोड़ी बहुत बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब मेजरमेंट में ना तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मिला के क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और उसका दूसरी चीज क्या है? डायरेक्शन। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको कहते हैं स्केलर, और जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है उसको कहते हैं वेक्टर। ठीक है, ये सब तो आपको पता ही है, स्केलर के एग्जांपल पता ही है। सिर्फ मैं एक दो एग्जांपल के बारे में बात करूंगा। पहला एग्जांपल है मेरा करंट। अब बताइए ये करंट स्केलर कैसे हो गया? करंट के पास तो डायरेक्शन होता है ना, करंट के पास तो डायरेक्शन होता है, तो करंट स्केलर कैसे हुआ? सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, करंट स्केलर इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्शन करंट का नहीं होता है, डायरेक्शन वायर का होता है। करंट फ्लोज विथ वायर और इन द वायर, और डायरेक्शन जो है वायर का होता है। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, अपनी जगह पर है, बट करंट जो है वो स्केलर है क्योंकि इसका खुद का डायरेक्शन नहीं होता, वायर का डायरेक्शन होता है, वायर को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी इसलिए भी क्योंकि करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, और चार्ज भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर। ठीक है, सो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और कौन सा एग्जांपल हो सकता है करंट का जो थोड़ा कंफ्यूजन हो जिसमें? प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर।
प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? तो बेटा प्रेशर है स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन होता है, क्या होता है ना, फोर्स का डायरेक्शन होता है, प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, एक और क्वांटिटी है एरिया। एरिया जो है वो बड़ा स्पेशल टाइप की क्वांटिटी है। एरिया में बी स्केलर एंड एरिया में बी वेक्टर। एरिया स्केलर भी है और एरिया वेक्टर भी है, डिपेंड करता है कब उसको आप यूज कर रहे हो, कहां पर यूज कर रहे हो। सुनने में अजीब लगेगा कि एरिया वेक्टर कैसे है, और अगर एरिया वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, अगर मैं एग्जांपल लूं आपके इस पेपर के प्लेन का, तो इसका जो एरिया है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। और एरिया को हम स्केलर की तरफ भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे जब जब हम बात कर रहे होते हैं सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जब हम लिखते हैं 4πr², तो वो एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया कभी वेक्टर होता है, एरिया कभी स्केलर होता है। आप खुद ही सोचिए, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स बाय एरिया होता है ना। दिस इंप्लाइज फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। अब देखिए, प्रेशर जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये फोर्स वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। ठीक है, तो फोर्स जो है एरिया के डायरेक्शन में लगता है, मतलब सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है ड्यू टू प्रेशर। तो ये हो गया आपका नोटेशन ऑफ वेक्टर। अगला है, अच्छा नहीं, ये तो हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर वेक्टर का डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेक्टर को हम नोटेट कैसे करते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो वेक्टर को नोटेट करने के लिए या राइट करने के लिए हम यूज करते हैं, लेट्स से ये ए है, ऊपर एक राइट साइड में एरो खींच दिया, ये बन गया एरिया वेक्टर। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चाहो तो बी वेक्टर लिख सकते हो, चाहे तो सी वेक्टर लिख सकते हो, चाहे तो पी वेक्टर लिख सकते हो, चाहे जो मर्जी लिख लो। ठीक है, इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर किया जाता है। अगर कभी दिया हुआ है डी वेक्टर, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि एरो का डायरेक्शन हमेशा राइट साइड में ही होगा, किसी और डायरेक्शन में आप एरो को नहीं लगा सकते इन वेक्टर्स। तो नोटेशन ऑफ ए वेक्टर क्या है, इस तरीके से है। आप चाहो तो स्मॉल लेटर्स के आगे ऊपर भी वेक्टर लिख सकते हो, स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो बेटा फिर बात होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेट्स से ये ए वेक्टर है, हमने कहा इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। लेट्स से ये वेक्टर जो है एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, 100 न्यूटन फोर्स अलोंग ईस्ट। तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 100 न्यूटन, और अलोंग ईस्ट क्या है, उसका डायरेक्शन है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे मॉडल्स लगा के, या सिंपली ए लिखकर, ऊपर एरो भी नहीं लगाया, तो क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अगली बात, वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एन एरो। एरो का ये जो पीछे वाला पॉइंट है इसको हम कहते हैं टेल, और जो आगे वाला पॉइंट है इसको कहते हैं हेड। ठीक है, तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। इसमें क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेशन का फायदा क्या है, द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। The length of arrow represents magnitude of vector. And the direction of arrow represents direction of vectors. Vector.
बेसिकली एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका लेंथ मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ड्रॉ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर अलोंग नॉर्थ, ये सिंपली ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां इधर ईस्ट है इधर नॉर्थ है, ये 2 मीटर अलोंग नॉर्थ हो गया, इसमें कुछ करने के लायक नहीं है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिखनी है हमें वेक्टर्स की। पहला क्या है, वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अगर एक वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करते जाओगे तो ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। सेकंड, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड Sir, बाय एन your एंगल, video is stopped. वीडियो स्टॉप क्यों? अब ठीक है? Sir, your connection problem, sir. ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सर मेरा तो सही चल रहा है। ओके, अच्छा, सर यहाँ कोई दिक्कत ओके, नहीं होती। सब लोगों का सही चल रहा है वीडियो? यस सर। ठीक है बेटा। सर बेटा आप Yes, जिसका नहीं sir. चल रहा, थोड़ा सा हो सकता है आपके कनेक्शन प्रॉब्लम हो, थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, ओके। तो अ वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। अ वेक्टर, अगर एक वेक्टर को रोटेट करते हैं बाय एनी एंगल अदर देन 2n पाई, तो इट चेंजेस। मतलब अगर आपका ये वेक्टर ऐसे है, आपने बोला एक काम करता हूँ मैं इस वेक्टर को रोटेट कर देता हूँ बाय सम एंगल थीटा, और तो ये जो नया वेक्टर बनेगा ये ए वेक्टर नहीं होगा, ये बल्कि बी वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर विच इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर। सिर्फ रोटेट करने पे क्या होगा, एरो की लेंथ तो चेंज नहीं हुई पर डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ पर डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा वेक्टर चेंज हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये सब आप लोग वीडियो पढ़े होंगे शायद तक, तो मुझे पर जरा सा इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि अगर ये वाला एंगल थीटा 1 है, ये वाला एंगल थीटा 2 है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है अगर थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है तो? क्या होगा, मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। अब मैं दो एंगल यहाँ पे बता सकता हूँ, कौन कौन से? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। सही एंगल कौन सा होगा? सही एंगल वो होगा जो 180 डिग्री से छोटा होगा, और क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है, छोटा है,
ये एंगल अगर इस एंगल से छोटा है तो दिस एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री, इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट होगा, ये वाला आंसर इनकरेक्ट होगा। अगर इस आंसर एंगल को मैं फाई बोलता हूँ तो बोल सकता हूँ कि फाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा ये पूरा 180 डिग्री था, अगर बी वेक्टर इधर होता, ए वेक्टर इधर होता तो 180 डिग्री बनता, पर क्या हुआ 180 डिग्री में ये थीटा 1 एंगल जुड़ गया बट इधर से थीटा 2 एंगल सब्ट्रैक्ट हो गया, और यही एंगल आपको फाइनल एंगल बना दोनों वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये क्या चल रहा है आप लोगों का, एक ही नाम से दो दो तीन तीन लोग बैठे हो। Sir, 60 degrees. क्या होगा 60 डिग्री। देखिए क्या होता है ना, एक सीधी सी बात है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे डिफाइंड है, तो जवाब ये है कि द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स formed when vectors are joined tail to tail। अगर दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में बांध दी जाए तो ऐसे में जो दो एंगल बनेंगे उनमें से छोटा वाला एंगल क्या होगा, उनमें से छोटा वाला एंगल कहलाएगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। कहने का मतलब ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यहाँ मत बनाओ बी वेक्टर को, बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, यहाँ बन गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, दिस इज योर एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब क्योंकि जब बी वेक्टर इधर था तो ये वाला एंगल 120 डिग्री था, इसलिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल से ना 60 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल विल बी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स विद अ स्केलर। एक वेक्टर का स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, अगर स्केलर पॉजिटिव होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देना है, अगर स्केलर नेगेटिव होगा तो मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई करना है पर डायरेक्शन को उल्टा कर देना है। कहने का मतलब मान लेते हैं ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो 2a वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन सेम रहेगा पर मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। वहीं -2a वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा पर डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। समझ में आई बात, ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर और स्केलर का, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्शन चेंज तब तक नहीं, डायरेक्शन वही रहेगा जो कि ओरिजिनल वेक्टर का था, अगर आपका स्केलर पॉजिटिव है तो, अगर लेकिन अगर स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। कॉपी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई बताएगा मुझको। अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया,
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1। 1 क्या, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 क्या, 1 लाइट ईयर क्या है? तो जवाब है जस्ट 1। कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे को एक वेक्टर गिवन है और बोला गया इस वेक्टर के अलोंग एक दूसरा यूनिट वेक्टर बताओ, कैसे लिखेंगे ये बताओ। तो सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ये वेक्टर ना, ए वेक्टर है, ऊपर एरो लगा दूंगा तो ए वेक्टर हो जाएगा, ऊपर टोपा लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसको पढ़ते क्या है? ए हैट या ए कैप। तो ये ए कैप है, ऐसे ही वी कैप लिख सकते हो, ऐसे ही स्मॉल सी कैप लिख सकते हो, या फिर स्मॉल डी कैप लिख सकते हो, या फिर स्मॉल ए कैप लिख सकते हो। ठीक है। अब किसी वेक्टर के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर लिखना है, मान लेते हैं मेरे पास एक ए वेक्टर है ऐसा, मुझे इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए कैप से। और ये ए कैप कैसे निकलता है? ए कैप निकलता है ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो। ठीक है। तो ए कैप जो है वो क्या है? ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या फिर सिंपली ए वेक्टर बाय ए। इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर लिख सकते हो अलोंग अ गिवन वेक्टर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके। तो कुछ और टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन। और अनलाइक का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो हम उन्हें लाइक वेक्टर्स कहते हैं, और अगर उन दोनों दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कहते हैं कि वो अनलाइक वेक्टर्स हैं। ठीक है। दूसरा है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं? इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर है दो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगला है नेगेटिव वेक्टर्स वेक्टर। तो एक ए वेक्टर है, उसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ए वेक्टर। मतलब क्या हो गया? सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर कैसा होता है? सेम मैग्नीट्यूड का होता है बट उल्टे डायरेक्शन में होता है। अच्छा, अब कुछ चीजें और। हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है उसमें तीन स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं। एक आई कैप, एक जे कैप और एक के कैप। एक है आई कैप, एक है जे कैप, एक है के कैप। आई कैप इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज अलोंग जेड एक्सिस। तो इस तरीके से हमारे पास वेक्टर्स में कुछ खास यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस यूजिंग यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का यूज करते हुए 5 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट करना है अलोंग एक्स एक्सिस। फटाफट आप लोग बताएंगे।
Sir, 5 Newton I cap. क्या आएगा आंसर? 5 I cap. 5 न्यूटन I cap. आई कैप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई कैप का मतलब लॉन्ग एक्स एक्सिस हो गया कितना? 5 न्यूटन। तो अब हम लोग आते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पर या एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम मेनली 3 लॉ यूज करते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और कभी कभार पॉलीगन लॉ। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो है ये 2 वेक्टर्स के लिए अच्छा काम करते हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर्स के लिए पॉलीगन लॉ बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ। हमारे पास 2 वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, एंड वी नीड टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कैसे निकलेगा? ये निकालने के लिए हम बी को मूव करेंगे कुछ ऐसे कि बी का टेल ए के हेड पे हो जाए और बी का हेड कुछ ऐसे आ जाए। नाउ अगर मैं ए के टेल को बी के हेड से जोड़ दूं, ए के टेल को बी के हेड से जोड़ दूं, ये मुझे क्या देगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक वेक्टर लो, ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर को कुछ ऐसे रखो कि उसका टेल ए वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ हो, बी वेक्टर, दोनों को अगर ऐसे जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हम्म, तो एक बार हम लोग अब इसका यूज करते हुए फटाफट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिराइव कर लेते हैं। क्या हुआ ना बेटा, ये जो हमारे पास 3 वेक्टर्स रखे, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के जोड़ के वाला वेक्टर बना है, इसलिए इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर या फिर आर वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सोचिए अगर ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल होगा। ये एंगल अगर मैं थीटा कह दूं तो यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा ही होगा, है ना? तो एक काम करता हूँ, मैं फिर से ही इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, ये एंगल थीटा है। मैंने बोला इस ट्राइंगल में एक काम करता हूँ, सारे पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ। पी क्यू एस टी, लेट्स से, ये मैंने नाम दे दिए इन सारे पॉइंट्स के। मैंने कहा इन ट्राइंगल क्यू एस टी, ट्राइंगल क्यू एस टी में cos थीटा is equal to qs by qt. This implies qs is equal to qt cos theta. This implies, अच्छा ठीक तो है, this implies qs is equal to b cos theta. ये qs हो गया, मतलब ये वाला वेक्टर हो गया qs। ठीक है, अब लिखेंगे कि ये हो गया कितना? b cos थीटा, ये हो गया a। सिमिलरली अगर आप साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका b sin थीटा। नाउ इन ट्राइंगल PST, ट्राइंगल PST में क्या होगा?
ट्रायंगल पीएसटी में क्या होगा? ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल पीएसटी में है, इस ट्रायंगल पीएसटी में आपका जो पीटी है, जो आर है, दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा लेंथ ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको सब लोग कॉपी कर लेंगे फटाफट। की स्टेप समझिए, हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाली लेंथ निकाली, फिर दिस स्क्वायर प्लस दिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया। छोटा सा काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है। चलिए कॉपी हो गया। तो अगला हमारा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, हमारे जो दो वेक्टर्स थे ए वेक्टर और ऊपर बी वेक्टर, उसको हेड टू टेल जोड़ने की बजाय दोनों को टेल से टेल जोड़ा जाता है। फिर हम लोग बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन खींचते हैं, ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन खींचते हैं, ये जो वेक्टर बनता है दिस वेक्टर इज हेलो सर, आर वेक्टर। हाँ बेटा। मेरा नाम कोई यूज कर रहा फिर से। हम्म, मेरा नाम पे कोई गाना बजा रहा सर, देख लीजिए, कॉपी किया हुआ मेरा नाम। अभी तो मेरे पास नहीं आ रहा बेटा कोई सॉन्ग का आवाज। सर मेरा ही नाम का दो आईडी है, एक तो मेरा ओरिजिनल और एक तो कोई फेक है जो गाना बजा रहा था जस्ट। किस नाम से? सर अमन श्लोक श्रीवास्तव। सर मेरा पूरा कैपिटल है और जिसमें छोटा लिखा हुआ वो। ठीक है बेटा, यस सर, मेरा भी आया था सर कुछ देर पहले अनुजित नाम से, ब्लू कलर का आइकन का। ठीक है बेटा। सर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए सर। नहीं बेटा, एक्चुअली इसको ब्लैक लिस्ट में डालने से कुछ हो नहीं रहा, वो ये भी और हो जा रहा रोज है ना कि रोज कोई गलती से, गाना बजा देता है अरे सर, ये भी हो नाम जा रहा है कि बदल गलती बदल से के। जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको ब्लैक लिस्ट में कर दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कभी कभार, जैसे दोनों का सेम टू सेम आइकन है। सर अभी छोड़ दिया सर ये मीटिंग। जो भी है, यस, इस तरीके से अपने क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर। थोड़ा सा ये कर सकते हो कि अगर ये बी वेक्टर है समझने के लिए तो ये वाला भी बी वेक्टर होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ भी बन रहा है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ सेम टू सेम बात कहते हैं, बस कहने का तरीका अलग होता है। इसलिए दोनों का फॉर्मूला अल्टीमेटली रिजल्टेंट का सेम बनेगा, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, जिसमें अगर ये वाला एंगल थीटा है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल को अगर मैं फाई बोलूं तो मैं लिख सकता हूँ कि tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीके से हम ये
tan phi भी बता सकते हैं। तो ये हमारे दोनों लॉ हैं एडिशन के, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। यहाँ तक इस क्लास में हुआ, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे वेक्टर को खत्म कर लेने का, और थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। आज पता नहीं क्यों स्लो जा रहा था मेरा खुद का ही स्पीड, काफी आज की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई ना पढ़ाने की। ये सब तो अपन पढ़ चुके हैं एक बार वीडियो में, तो हमें फास्ट जाना चाहिए। पढ़े हो कि नहीं पढ़े वीडियो में ये सब? नेक्स्ट क्लास में खत्म नहीं होगा, सॉरी 2 क्लास लगेगी वेक्टर खत्म करने में, कितना ही फास्ट जाऊंगा तो। ठीक है, आज की क्लास कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गई। एक तो डिस्टरबेंस हो रहा था बार बार, और पता नहीं क्यों मैं भी स्लो था आज। जो भी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है सर डीसी पांडे कब से सॉल्व करना शुरू करेंगे? बेटा, डीसी पांडे आप अभी सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, बस अगर उसमें कोई रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ देना। ठीक है, समझ में आया? बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो सर उसको छोड़ देना। कहने का मतलब रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम होता है, रेन बारिश हो रही होती है ऐसा प्रॉब्लम होता है, दो चीजें मूव कर रही होती है, दोनों के एक एक से देखने पर दूसरे का मोशन कैसा दिखेगा इसके बारे में बात की जा रही होती है, वो क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है डीसी पांडे सर सर हाँ आप ओरिजिनल वेक्टर्स का वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नहीं डाले थे सर? क्या? सर ओरिजिनल वेक्टर्स का जो वीडियो था उसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नहीं था सर? नहीं था? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो करा दूंगा, चिंता मत करो। ओके सर। सर उसमें डिवीजन भी नहीं था। हाँ वो वीडियो में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये दो नहीं था। बेटा डिवीजन नहीं होता वेक्टर्स का। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, डिवीजन नहीं होता है। प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, सर हम लोगों का बुक में दिया हुआ है। डिवीजन वेक्टर से, या वेक्टर सर वो को 90 डिग्री एंगल से जो डिवीजन होता है वो। कहाँ से आ गया? एक बार आप मुझे ना उसको उसका फोटो खींच के भेजना, क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सर वो बंगाली बुक है। वेक्टर का डिवीजन, वेक्टर से डिवीजन तो डिफाइंड ही नहीं, मैंने आज तक सुना ही नहीं कभी। ठीक है सर भेजेंगे, आप देख के थोड़ा समझ सकते हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके बेटा, सर चलो ग्राफ के क्लास क्वेश्चंस में क्लास एंड दिक्कत करते हो हैं। रहा ठीक है, था सर। हाँ ग्राफ के क्वेश्चंस में सर दिक्कत हो रहा था सॉल्व करने में। बेटा, जो क्वेश्चंस के लिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ये वाला कम से कम चैप्टर खत्म हो जाए थोड़ा सा ठीक ठाक से, उसके बाद मैं क्वेश्चंस के लिए सेशन लेता हूँ आपका। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक है ना, है, थोड़ा सा थैंक यू सर। मतलब 2 हफ्ता 3 हफ्ते के अंदर मैं आपके पूरे डाउट सेशन लूंगा। अच्छा खासा हो सकता है 2-3 दिन सिर्फ डाउट सेशन ही चले। आप लोग ट्राई करते रहिए, ठीक है, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते रहिए, जो जो डाउट है उसको मेंशन करते उसको नोट करते जाइए। अभी क्या है ना कि आप बुक से अगर सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, उसके डाउट में ले लूंगा बीच में। ठीक है, अलग से टाइम दे दूंगा। अगर आपको स्टडी मटेरियल का होगा तो मैं इनफैक्ट एक काम करते हैं, आपके स्टडी मटेरियल में रिलेटिव मोशन अलग से, ठीक है, आपको जो स्टडी मटेरियल मिल रहा है ना उसमें रिलेटिव मोशन अलग से, तो आप उस स्टडी मटेरियल को पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक मिला है ना उसको सॉल्व कर सकते हो आप। मोशन इन वन डायमेंशन वाला चैप्टर, आप चाहो तो मैथमेटिकल टूल्स भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सर बस वेक्टर दिक्कत होगा छोड़ तो देना। कल पूछेंगे। क्या? सर कल दिक्कत होगा तो पूछेंगे। हाँ कल बेटा, वो बिल्कुल 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 स्टडी मटेरियल से बनाऊंगा तो। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक अपन है। आराम से बात सर करेंगे। मेरा भी एक्चुअली ग्राफ वाला क्वेश्चंस में थोड़ा क्या? दिक्कत हो रहा है। सर मेरा भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, ग्राफ वाले क्वेश्चन अपन कर लेंगे आराम से। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन में एक बार मॉड्यूल से करा दूंगा तो और अच्छे से बन जाएंगे आपसे। ठीक है, ग्राफ वाले ठीक क्वेश्चन में है ज़्यादा सर। दिक्कत होगी नहीं, ओके आगे थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे ना हम लोग साथ में बैठ के, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, परेशान मत होइए। एक काम करते हैं, मैं नेक्स्ट वीक एक क्लास अलग से शेड्यूल करता हूँ आप लोगों की। ठीक है,
या कम से कम 1 घंटे का एक सेशन या 40 मिनट का एक सेशन शेड्यूल करता हूँ जिसमें हम लोग आपका जो मॉड्यूल है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके। हाँ सर। सर हम आपको कॉल कर रहे थे, कॉल बैक मत कर दीजिएगा आप। ठीक है। गुड बाय एवरीवन।